तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख फसल। मेरे दोस्त अगर आपने जियोग्राफी लिए है मेरे भाई तो आपको भारत के प्रमुख फसल के बारे में स्टडी करना होगा। जैसे मेरे भाई हमारा चावल हो गई, जैसे दोस्तों हमारा चावल हो गया, इसके बाद हमारा जैसे गेहूं हो गया, इसके बाद दोस्तों जैसे हमारा हो गया चाय हो गई, इसके बाद हमारा दोस्तों कपास हो गया, इसके बाद दोस्तों हमारा कहवा हो गया, कहवा हो गई सर। इसके बाद अगर हम बात करें सर तो हमारा हो गया दोस्तों कोको हो गया, याद रखिएगा चाय कोको कहवा कोको हो गया सर। फिर हमारा आता है सर क्या गन्ना होती है। तो इस तरह से भारत के बहुत सारे फसल हैं और आपके एग्जाम में मेरे भाई यहां से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन आएगी मेरे लाडला और एक क्वेश्चन को आपको सही करके आना है। और अगर आप भारत के प्रमुख फसल के वीडियो को सही तरीके से देख लेते हैं, चैलेंज करता हूं कि ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आएगी ना भाई तो छोड़ कर नहीं आएंगे भाई, याद रखेगा। और मेरे दोस्तों भारत के प्रमुख फसल बताने का मकसद हमारा ये है क्योंकि दोस्तों ये आपका फिक्स पैटर्न वाला क्वेश्चन है। जैसे आपका दोस्तों नेक्स्ट क्लास जब हम लेंगे वो आपका मानचित्र का होगा। मानचित्र को मेरे दोस्तों मैंने 4 क्लास में डिवाइड किया। पहला मेरे भाई मैं आप लोगों को वर्ल्ड मैप के माध्यम से बताऊंगा, फिर मैं आप लोगों को इंडियन मैप के माध्यम से बताऊंगा, फिर मैं आप लोगों को झारखंड मैप बताऊंगा और एक मैप का क्लास होगी दोस्तों आप लोग का रिवीजन क्लास होगी। क्या मेरे भाई रिवीजन क्लास होगा। ये फिक्स पैटर्न वाला क्लास है मेरे लाडला। अगर आप ये क्लास को कर लेते तो 5 मार्क्स मैप, भारत के प्रमुख फसल 5 मार्क्स, तो 5 5 10 और मेरे दोस्तों 10 मार्क्स का आपका फिक्स हो गया, 25 मार्क्स ऑब्जेक्टिव फिक्स हो गया और 30 में से 28 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल में मिलेगा ही मिलेगा। तो इस तरह से अगर हम जोड़ेंगे दोस्तों हमारा 63 मार्क्स आसानी से बन रही है। आप चुटके में मेरे भाई 63 नंबर ला सकते हैं। ऐसे दिखाए थे 99 नंबर लाया है, 95 मार्क्स लाया है, 96 मार्क्स लाया है मैप में, सॉरी आपका ज्योग्राफी में, ऐसा ही नहीं लाया मेरे भाई, मेहनत किया बंदा। इसलिए पैटर्न को समझिए, जब तक पैटर्न को नहीं समझेंगे ना भाई तो चिल्लाते रह जाओगे, जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। आइए सर बात करते हैं दोस्तों भारत के प्रमुख फसल, एकदम सुंदर तरीके से देखिए मेरे भाई भारत के प्रमुख फसल। मेरे दोस्त सबसे पहले अगर हम लोग मुद्दे की बात कर रहे हैं तो पहला क्वेश्चन आपका आता है गेहूं कृषि के लिए 4 अनुकूल भौतिक दशा का वर्णन करें। या आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा कि गेहूं के उत्पादन के लिए भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। ठीक है भाई, आपको लिखना क्या है ध्यान से देखेंगे, आपको मेरे भाई आंसर यहां से लिखना है भाई, गौर से देखिएगा। अब जब गेहूं की बात आई मेरे लाडला तो मेरे दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे भाई कि गेहूं का उत्पादन, जब हमारे गेहूं लग जाती है, जब हमारे गेहूं का पौधा लग जाता है तो गेहूं के पौधे को ग्रोथ करने के लिए दोस्तों हमें छिड़काव करना पड़ता है भाई। हम लोग तो सार बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं भाई, इसे हम लोग डीएपी बोलते हैं, उड़िया बोलते हैं, सार बोलते हैं भाई, इससे हम लोग छिड़काव करना पड़ता है ताकि मेरे दोस्तों जो गेहूं का पौधा है वो गेहूं का पौधा दोस्तों ग्रोथ हो। अब जब यही गेहूं का पौधा दोस्तों जब हमारे पास बड़े हो जाते हैं, ये दोस्तों गेहूं का पौधा जब हमारा बड़ा हो जाता है मेरे भाई तो इसे हम लोग कटाई करते हैं और कटाई करके घर लाते हैं और घर लाने के बाद मशीन के माध्यम से हम लोग निकालते हैं और निकालने के बाद मेरे दोस्तों इसे हम लोग आटा में तब्दील करते हैं। तो यही आपको गेहूं के बारे में दोस्तों स्टडी करना है। आइए सर आंसर पे बात करते हैं। भारत में गेहूं विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। सबसे पहला आप लोग क्वेश्चन याद रखिएगा कि गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है भाई, चीन है भाई, याद रखिएगा, मैं बोलूंगा नहीं, लिखते जाइएगा कॉपी में। दूसरे स्थान पे कौन आता है मेरे भाई, भारत आता है। देखिए मेरे दोस्तों ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो गया आपका, साथ ही साथ आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो गई है ना। तो गेहूं, भारत गेहूं का विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है और यह विश्व का लगभग 8% गेहूं उत्पादन करता है भाई, कौन, भारत। याद रखिएगा भारत पूरे विश्व का 8% गेहूं को उत्पादन करते हैं भाई, याद रखिएगा। गेहूं जो है भारत पूरे विश्व का, अगर पूरा विश्व मिला के अगर 100 केजी गेहूं को उत्पादन करते हैं तो उनमें से 8 केजी गेहूं को उत्पादन सिर्फ और सिर्फ दोस्तों भारत करता है। इस चीज को ख्याल रखिएगा। देश के उत्तर पश्चिमी भाग में रहने वाले लोगों का यह मुख्य आहार है। सर ये हमारा भारत का मानचित्र है भाई, ठीक है ना, ये हमारा सर उत्तर हो गया, ये हमारा पश्चिम हो गई। मतलब सर इस भाग की बात करें, इस भाग में कौन आ गया सर, हमारा राजस्थान हो गई, हमारा गुजरात हो गया, हमारा हरियाणा हो गई, पंजाब हो गया, चंडीगढ़ हो गई, दिल्ली हो गया, है ना भाई। तो इन सब इलाकों में दोस्तों रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। जैसे दोस्तों आप जब पश्चिम बंगाल जाओगे तो वहां के लोगों का प्रमुख आहार क्या है भाई, मुख्य आहार क्या है मेरे लाडला, तो बताएंगे सर चावल है। क्या चावल है। इसी तरह से दोस्तों हमारा उत्तर और पश्चिम भाग में जितने सारे राज्य हैं, जैसे हमारा राजस्थान हो गया, गुजरात हो गई, पंजाब हो गया, चंडीगढ़ हो गया, हरियाणा हो गई, इन सब राज्यों में रहने वाले सभी लोगों का मुख्य आहार गेहूं है भाई। एकदम साधारण 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 भाषा में याद करने की कोशिश कीजिए, रट्टा नहीं लगाना भाई, ठीक ना।
तो ध्यान से देखेंगे, भारत गेहूं का विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है और यह विश्व का लगभग 8% गेहूं उत्पन्न करता है। देश के उत्तरी पश्चिमी भाग में, यानी मेरे भाई इस भाग में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है भाई क्या, गेहूं। विश्व में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन चीन, दूसरा स्थान पर भारत। आइए सर अब दोस्तों इसके भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करते हैं। तो मेरा लाडला सबसे पहले अगर इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करते हैं मेरे भाई, देखिए गेहूं को जब हम लोग पूरी तरह से काट लेते भाई, काटने के बाद जब घर लाते तो दाना निकालने के बाद दोस्तों इस तरह से हमारे गेहूं शो करता है भाई, है ना। तो गेहूं की खेती के लिए अनुकूल भौतिक दशाएं क्या होती है भाई, सबसे पहले मेरा लाडला तापमान की बात करते हैं। क्या मेरे दोस्तों सभी मौसम में गेहूं का उत्पादन हम लोग कर सकते हैं? नहीं मेरे दोस्त, सभी मौसम में हम लोग गेहूं का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। आखिर कौन से मौसम में कर सकते हैं? तो तापमान कितना होना चाहिए, गौर से सुनिएगा। गेहूं एक शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है, यानी दोस्तों हमारा गेहूं के पौधे जहां पे लगाया जाता है भाई, गेहूं के पौधे जहां पे लगाया जाता है ना भाई, यहाँ पे दिखी नहीं रहा भाई, है ना, गेहूं का पौधा जो यहाँ पे लगाया जाता है ना भाई, ये पूरा नमी बना के होना चाहिए, पूरा नमी होनी चाहिए, ना ज्यादा बारिश हो और ना ज्यादा धूप हो, एकदम दोस्तों बादल रहित होना चाहिए, नमी होना चाहिए, ताकि दोस्तों उनका जो जड़ है वो भिगो रहे, क्या भिगा रहे, ठीक है। तो देखेंगे गेहूं एक शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है, इसके लिए 20 डिग्री तापमान होना आवश्यक है भाई, ठीक है। मैं लगभग नहीं बता रहा हूं, मैं डायरेक्टली बता रहा हूं आपका एवरेज कि 20 डिग्री तापमान होना आवश्यक है। अगर आपका खेत की तापमान आपका वातावरण की तापमान अगर 20 डिग्री है तो मेरे दोस्तों आप आसानी से गेहूं का फसल उगा सकते भाई, याद रखिएगा। आप आराम से अगर 20 डिग्री टेम्परेचर है आपके पर्यावरण में तो आप वहां पे गेहूं की खेती कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो गेहूं एक शीतोष्ण कटिबंधीय है, शीतोष्ण का मतलब हमारे ठंडी के मौसम होती है, और ये दोस्तों कब लगाया जाता है, जब हमारे धान की कटाई हो जाती है ना। तो गेहूं एक शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है, इसके लिए 20 डिग्री तापमान होना आवश्यक है। दूसरा पॉइंट, जैसे मैं पॉइंट दे लेकर लिख रहा हूं ऐसे ही पॉइंट देकर लिखेंगे भाई। वर्षा कितना होना चाहिए सर, गेहूं की खेती के लिए वर्षा कितना होना चाहिए सर? आइए सर वर्षा की अगर हम बात करें तो मेरे लाडला वर्षा का कम से कम मेरे दोस्तों 40 से 75 सेंटीमीटर वर्षा गेहूं की खेती के लिए आवश्यक माना जाता है। ना ज्यादा धूप हो और ना ज्यादा बारिश हो, याद रखिएगा। अगर मेरे दोस्तों ये हमारा जमीन है भाई, समतल जमीन है, और मेरे दोस्तों ये हमारा कोई गेहूं का पौधा है भाई, ठीक है, तो इसका जड़ मेरे भाई इसके नीचे होगा या नहीं, इसका जो जड़ है इस नीचे होगा या नहीं, तो ये जो जमीन है भाई जमीन, यहाँ पे यही कहा गया कि जो हमारा धरती है भाई, जो हमारा खेत है, खेत के पार्ट से लेकर के 40 सेंटीमीटर एकदम स्केल से आप माप लीजिएगा मेरे भाई, 40 सेंटीमीटर से लेकर के 75 सेंटीमीटर तक भीगा होना आवश्यक है भाई, याद रखिएगा। आप खेत मान के चलिए दोस्तों ये हमारा खेत है भाई, ठीक है, ये हमारा खेत है, तो मैं स्केल लेके माप रहा भाई, देखिए खेत के अंदर में दोस्तों भीगा है तो मैं स्केल को अंदर घुसा रहा भाई, तो इस तरह से घुसाने के लिए मेरे दोस्तों 40 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर के बीच में भीगा होना आवश्यक है, तभी जाकर दोस्तों हमारा गेहूं का पौधा में ग्रोथ होगी, ठीक है। तो 40-75 सेंटीमीटर गेहूं वर्षा वाले गेहूं की खेतों के लिए आवश्यक है। गेहूं की खेती में सिंचाई की भी आवश्यक पड़ती है मेरे दोस्तों। हम सबको पता है जब हमारे ठंडी के मौसम आ जाती है तो हमारे पास दोस्तों बारिश उतना नहीं होती भाई, क्या बारिश उतना नहीं होता भाई। जब बारिश नहीं होती है तो दोस्तों हम लोगों को छिड़काव करना पड़ता है, याद रखिएगा, हमें खुद दोस्तों सिंचाई करना पड़ता है। हमें खुद क्या करना पड़ता है मेरे भाई, हम उसे सिंचाई करते हैं भाई, कोई नहर के माध्यम से करते हैं, कोई पंप के माध्यम से करते हैं, कोई रहट के माध्यम से करते हैं, लेकिन आपको सिंचाई करना आवश्यक है भाई, ठीक है। तो मेरे भाई समझ गए दूसरा पॉइंट कि 40 से 75 सेंटीमीटर वाले वर्षा वाली गेहूं की खेती के लिए आवश्यक है। गेहूं की खेती में सिंचाई की भी आवश्यक पड़ती है। दूसरा पॉइंट की अगर बात करें तो अरे भाई अगर हम लोग तीसरा पॉइंट की बात करें, गौर से देखिएगा, तीसरा पॉइंट मिट्टी में गेहूं की खेती के लिए दोमट मिट्टी का होना आवश्यक है। याद रखिए मेरे भाई, दोमट मिट्टी का मतलब होता है मेरे भाई क्या, जलोढ़ मिट्टी, याद रखिएगा, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी मेरे भाई। तो मिट्टी की खेती के लिए दोमट मिट्टी का होना आवश्यक है। मिट्टी में पर्याप्त नमी और ठंडा मौसम गेहूं की फसल के लिए जरूरी है। मैंने अभी आपको बताया स्टार्टिंग में मेरे पास मिट्टी नहीं है मेरे भाई, मैंने नहीं तो मैं आपको दिखाता कि जो हमारे मिट्टी है ना भाई, मिट्टी ये मेरे दोस्तों नमी होना बहुत आवश्यक है। नमी का मतलब क्या होता है, जैसे आप दोस्तों खेत में जाओगे ना, जब आप फसल उगाने के लिए जब आप खेत में जाओगे, जब ये खेत काटने के लिए जाओगे ना, तो दोस्तों इसकी जो मिट्टी है ना, आप पैर जैसे ही देंगे ना भाई, तो पैर थोड़ा सा अंदर धंस जाएगा भाई, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा अंदर धंस जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों मिट्टी में नमी बना हुआ है। क्या है? मिट्टी में नमी बना हुआ है मेरे भाई, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। तो वही चीज कह रहा है कि मिट्टी गेहूं की खेती के लिए दोमट मिट्टी का होना आवश्यक है। मिट्टी में पर्याप्त नमी व ठंडा मौसम गेहूं की फसल के लिए जरूरी है, ठीक है। श्रम की बात करें, क्या हमें लेबर की जरूरत पड़ती है मेरे भाई? तो 4 नंबर में बात करते हैं श्रम। गेहूं की कृषि में यंत्रों का प्रयोग अधिक किया जाता है। यंत्र मतलब फसल दोस्तों, आज हम लोग टेक्निकल के माध्यम से ही
आज हम लोग गेहूं का दोस्तों उत्पादन कर रहे हैं। यानी सर हम गेहूं का जो रोपायन कर रहे हैं, जो रोपते थे ना पहले महिला लोग, इस तरह से टॉप 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 रोपते थे भाई। देखिए मैं बताता हूँ भाई, आप लोग हमें दिखा रहे मेरे दोस्तों, पहले महिला लोग कैसे मेरे भाई इस तरह से रोपती थी भाई, गेहूं का फसल कैसे करती थी, इस तरह से रोपती थी भाई। महिला तो दूर की बात, आज मर्द लोग भी दोस्तों धान रोपाई करते हैं ना। लेकिन दोस्तों आज एक ऐसी मशीन आ चुकी है, मैं मशीन नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि मेरे पास है नहीं अभी, ठीक है। ऐसी मशीन आ चुकी है मेरे भाई, जिस मशीन के माध्यम से आप कोई भी लेबर की हमें आवश्यकता नहीं है, उसमें आप धान गेहूं का पौधा को रख दीजिए, ऑटोमेटिक दोस्तों वो रोपते हुए चला जाएगा, ठीक है। तो वही चीज कह रहे हैं कि गेहूं की कृषि में यंत्रों का प्रयोग अधिक किया जाता है, अतः इसकी कृषि के लिए अधिक श्रम की आवश्यकता नहीं होती, इसमें ज्यादा से ज्यादा श्रम की आवश्यकता नहीं होती है। कटाई भी हो रही है, तो दोस्तों हमारा किसके माध्यम से कटाई हो रही है, तो बताएंगे सर ये बिल्कुल पूरी तरह से मशीन के माध्यम से, यंत्रों के माध्यम से। पहले हम लोग क्या करते थे, इस तरह से काटते थे नहीं, पहले हम लोग इस तरह से धान काटते थे भाई, पहले से हम लोग गेहूं काटते थे मेरे दोस्त। क्या आज बड़े बड़े किसान लोग क्या इस तरह से कटाई करते हैं, बिल्कुल नहीं करते भाई। तो क्या करते हैं, तो एक मशीन आ चुकी है मेरे भाई, जिस मशीन के माध्यम से तुरंत 10 दिन का काम को आधा घंटा में कर चले जा रहे भाई, ठीक है। आइए सर, तो समझ में आ गया मेरे भाई कि गेहूं की कृषि में यंत्रों का प्रयोग अधिक किया जाता है, अतः इसकी कृषि के लिए अधिक श्रम की आवश्यकता नहीं होती है भाई। अन्य की बात करें, गेहूं की फसल के पकते समय बादल रहित आकाश होने चाहिए भाई, है ना भाई। जब हमारा गेहूं फसल पक रही है भाई, जब हमारे गेहूं दोस्तों पूरी तरह से देखिए पक रहा है भाई, जब ये गेहूं हमारा पक रही है ना भाई, तो गेहूं पकने के समय में बादल थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए भाई। हाँ, बादल होगी तो दोस्तों ये सही तरीके से फल नहीं पाएंगे, बारिश होगी ये पूरी तरह से खराब हो जाएगा भाई। इसलिए कि जब हमारा अन्न पूरी तरह से दोस्तों कंप्लीट हो जाते हैं, जब हमारा गेहूं पकने लगता है, तो पकने समय मेरे भाई बादल रहित मौसम आवश्यक होती है। बिना बादल मतलब बिना बादल रहित सही तरीके से हमारा दोस्तों फसल का उत्पादन नहीं हो पाएगा गेहूं का। इसलिए यहाँ पे कहा गया मेरे भाई क्या, कि गेहूं की फसल के लिए पकते समय बादल रहित आवश्यक होती है भाई, बादल रहित आवश्यक होती है भाई, ठीक है। आइए सर बात करते हैं दोस्तों भारत में गेहूं उत्पादन राज्य का, जैसे हमारा उत्तर प्रदेश हो गया, क्या मेरे भाई याद रखिए, जैसे हमारा उत्तर प्रदेश हो गई, जैसे हमारा पंजाब हो गया, हमारा हरियाणा हो गई, राजस्थान हो गया तथा मध्य प्रदेश हो गया, इन सब इलाकों में मेरे भाई क्या होती है, गेहूं का उत्पादन होता है। याद रखिएगा इन सब इलाकों में क्या होता है सर, हमारा गेहूं का उत्पादन होती है। भारत की लगभग 1/3 गेहूं, 1/3 कृषि भूमि पर गेहूं की कृषि की जाती है। आप समझिएगा, आप मेरे दोस्त ध्यान से देखेंगे, ठीक है। ये मान के चलिए मेरे भाई कि हमारा खेत है भाई, ठीक है। ये खेत जो है ना भाई हमारा 30 डिसमिल का है, मान के चलिए ये हमारा खेत 30 डिसमिल का भाई। तो 30 डिसमिल में मेरे भाई याद रखिएगा मेरे दोस्तों, कहा गया कि 2 डिसमिल में आप जो उगाना है उगाइए, कोई दिक्कत नहीं भाई। लेकिन 1 डिसमिल जमीन जो आपका बचा हुआ है, इस जमीन में आपको गेहूं ही लगाना होगा। इस जमीन में आपको क्या करना होगा मेरे भाई, गेहूं का पौधा ही लगाना होगा। समझिए मेरे भाई क्या मैं बोल रहा हूं भाई, 3 डिसमिल अगर आपका जमीन है, तो 3 डिसमिल में आपको 2 डिसमिल चाय उगाइए, कॉफी लगाइए, चावल उगाइए, कपास लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1 डिसमिल जो जमीन है, इसमें आपको गेहूं का पौधा लगाना 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 ही होगा, ठीक है। तो भारत की लगभग 1/3 कृषि भूमि पर गेहूं की कृषि की जाती है। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से भारत में गेहूं का स्थान खाद्य फसलों में दूसरा है भाई। जैसे मेरा पहला कौन होगा भाई, चावल। भारत का सबसे बड़ा खाद्य पदार्थ क्या भाई, चावल। दूसरे नंबर पे कौन आता है, हमारा गेहूं आता है भाई, याद रखिएगा, ठीक है। पश्चिम भारत के शुष्क क्षेत्र में उगाए जाने वाला यह एक प्रमुख रबी फसल है भाई। गेहूं कौन सा फसल है मेरे भाई, तो रबी फसल है। रबी फसल जो दोस्तों अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मेरे दोस्तों मार्च अप्रैल में काटी जाती है भाई, जो हमारा हो गया क्या, रबी फसल, ठीक है ना। तो ध्यान से देखेंगे पश्चिम भारत मेरे भाई, पश्चिम भारत में कौन आ गया सर, ये हमारा पूरब हो गया, ये हमारा पश्चिम हो गई। तो पश्चिम भारत में कौन आ गया, हमारा राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, और दोस्तों हमारा पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, चंडीगढ़ हो गई, गुजरात हो गया। इन सब इलाके में उत्तर प्रदेश हो गए, कुछ भाग उत्तर प्रदेश आएगी। तो इन सब भागों में दोस्तों गेहूं की कृषि मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में की जाती है। राजस्थान और गुजरात के कुछ चयनित क्षेत्रों में कृषि की जाती है भाई। देश में कुल गेहूं उत्पादन का लगभग 2/3 भाग पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से की जाती है। यानी दोस्तों पूरे भारत में, पूरे भारत की बात करें मेरे दोस्त, पूरे भारत में अगर 100 kg गेहूं का उत्पादन हो रहा है, तो इसका 2/3 मेरे दोस्तों लगभग आपका कितना बनेगा भाई। तो मेरे दोस्तों मैं अगर इसको काटूंगा 3 और मेरे भाई कितना आ जाएगा 10, 3 नहीं दोस्तों 66 kg गेहूं का उत्पादन सिर्फ 3 राज्य मिलकर करती है, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। 100 kg अगर पूरे भारत में दोस्तों गेहूं का उत्पादन अगर हो रही है, तो इन 100 kg में 66 kg गेहूं पंजाब,
हरियाणा और उत्तर प्रदेश करती है भाई। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो ये था सर हमारा गेहूं का फसल, जो दोस्तों मैंने आप लोगों को सुंदर तरीके से दोस्तों स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बताया आप लोगों को कि गेहूं की कृषि के लिए भौगोलिक स्थिति के बारे में मैंने बताया है ना भाई, कैसे छिड़काव किया जाता है, क्या है भाई इसका श्रमिक, क्या मिट्टी चाहिए, क्या बारिश चाहिए भाई, क्या मौसम चाहिए, है ना। ये सब सारे चीजों को दोस्तों मैंने आपको बताया। कौन कौन से राज्य में उगाया जाता है भाई, है ना, ये विश्व में कौन सा स्थान पे है, भारत में कौन सा स्थान में है। अब आते हैं सर हम लोग चाय के बारे में, ठीक है भाई, आप ध्यान से देखेंगे। अब हम लोग किस पे आते हैं मेरे भाई, चाय के बारे में। किसके बारे में मेरे भाई, ध्यान से देखेंगे भाई। अब हम लोग किस पर बात करते हैं सर, हम लोग चाय की उत्पादन के लिए अनुकूल भौतिक दशाओं एवं उसके वितरण का उल्लेख करें। बस ऐसा ही आएगा मेरे भाई, चाय की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताएं, है ना। इसी तरह से आपके पेपर में आएगा दोस्तों क्या, चाय के बारे में। समझ गए मेरे भाई। खेती के बाद मेरे दोस्त आप लोगों को मैं बताऊंगा चावल। तो हम लोगों ने पिछला वीडियो में दोस्तों बेहतरीन तरीके से देखिए अभी क्या, तो बताएंगे सर हम लोग देखिए क्या, गन्ना के बारे में, सॉरी हमारा देखिए दोस्तों गेहूं के बारे में। आइए सर मैं चावल के बारे में बता रहा हूं, सॉरी आपका चाय के बारे में सुनिएगा मेरे भाई। तो चाय मेरे भाई सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए, ये चाय जो चाय की खेती होती है ना भाई, ये पूरी तरह से दोस्तों ढलान की जगह में होता है। हम सबको पता है चाय की पौधे को उगाने के लिए मेरे दोस्तों ढलान की जरूरत पड़ती है। क्यों भाई, क्यों ढलान की जरूरत पड़ती है मेरे भाई, ये इसलिए ढलान की जरूरत पड़ती है क्योंकि मेरे दोस्तों चाय की पौधे में थोड़ा सा भी एक बूंद भी बारिश ठहरना नहीं चाहिए। अगर चाय की पौधे में बारिश ठहर गई तो यकीन मानिए मेरे दोस्तों वो पौधा सड़ जाएगा। इसलिए हमेशा देखेंगे मेरे भाई, जो चाय की खेती होती है ना वो पहाड़ी इलाके में होता है भाई, याद रखिए। कहां पे होता है मेरे भाई, तो पहाड़ी इलाके में किए जाते हैं, ताकि पानी जब भी बारिश हो तो बारिश मेरे दोस्तों पहाड़ से नीचे उतर जाए, ताकि पौधे पर दोस्तों जमा ना रहे, ठीक है। आइए सर इसी दोस्तों हम लोग चाय के बारे में बात करेंगे। चाय एक सदाबहार बागावती फसल है दोस्तों। बागावती फसल का मतलब होता है रोपण फसल। गौर से सुनिएगा मेरे भाई, क्या होता है, रोपण फसल, ठीक है। तो पहला पॉइंट में आपको लिखना है, यह एक सदाबहार बागावती फसल है, यानी ये एक सदाबहार रोपण फसल के अंतर्गत आते हैं। दूसरा पॉइंट की अगर हम बात करें, इसके लिए गर्म तथा आदर्श जलवायु की आवश्यकता होती है, यानी दोस्तों इसके लिए गर्म जलवायु चाहिए। हाँ, इसको जितना मेरे भाई गर्म देंगे, जितना हीट देंगे, जितना दोस्तों आप इसको तापमान देंगे, जितना ज्यादा तापमान देंगे वो इतना फलेंगे। अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों गेहूं के बारे में कि गेहूं का खेती के लिए तापमान जो है दोस्तों आपका एकदम दोस्तों 20 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों इनको जितना ज्यादा हाई टेम्परेचर देंगे उतना सुंदर तरीके से दोस्तों ये क्या देंगे, हमें फसल का उत्पादन करेंगे। क्यों, क्योंकि दोस्तों हम सबको पता है कि जब हमारे चाय की खेती होती है तो हमें बारिश की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों भाई, क्योंकि दोस्तों बारिश का पानी अगर थोड़ा सा भी अगर रुक गया उस पौधे पे तो पूरी तरह से पौधा नष्ट हो जाएगी। इसलिए हमें क्या चाहिए, धूप। तो इसके लिए गर्म तथा आदर्श जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके लिए क्या होता है मेरे भाई, इसके लिए गर्म एवं आदर्श जलवायु आवश्यकता होती है। इसके लिए अधिक उपज की जमीन की आवश्यकता होती है भाई। इसके लिए अधिक उपज मतलब दोस्तों ऐसी जमीन का निर्माण करें, ऐसा जमीन का निर्माण करें मेरे दोस्त, ये सब जगह पे फसल का उत्पादन नहीं होगी। ये ऐसी जगह पे दोस्तों चाय की खेती की जाते हैं जहां पे पूरी तरह से मेरे दोस्तों वो जमीन पूरी तरह से उपजाऊ हो। हाँ, बिना उपजाऊ वाली जमीन पे आप चाय की खेती नहीं कर सकते भाई। इसलिए मेरे दोस्तों जब भी चाय की खेती करने का मन करे, सबसे पहले मेरे दोस्तों वो देखिए आप वो मिट्टी उपजाऊ है या नहीं। याद रखिए वो मिट्टी क्या है मेरे भाई, उपजाऊ है या नहीं। तो इसके लिए अधिक उपजाऊ जमीन की आवश्यकता होती है। मिट्टी अगर बात करें, मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए नाइट्रोजनिक खाद्यों की आवश्यकता होती है भाई। अब दोस्तों हम लोग जैसे दोस्तों हम लोग डाल रहे थे क्या, उड़िया डीएपी डाल रहे थे अभी हम लोग गेहूं के खेतों में। इसी तरह से हर एक फसल में दोस्तों कोई ना कोई छिड़काव तंत्र होती है भाई। क्या, कोई ना कोई दोस्तों हमारा छिड़काव तंत्र होती है भाई, ठीक ना। तो मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए नाइट्रोजनिक खाद्यों की आवश्यकता होती है। जो नाइट्रोजन होता है भाई, नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है ताकि दोस्तों हमारा जो पौधा है ना वो पौधा दोस्तों मजबूती बना रहे और हमें ज्यादा से ज्यादा दोस्तों क्या दे भाई, हमारा फसल का उत्पादन करे। चौथा पांचवा पॉइंट पे आते हैं तापमान। 25 डिग्री से दोस्तों 30 डिग्री जो तापमान होते हैं दोस्तों, 25 डिग्री से 30 डिग्री मेरे दोस्तों याद रखेगा, 25 डिग्री से 30 डिग्री का तापमान होना आवश्यक है भाई, याद रखिए भाई, ठीक है। 25 डिग्री से 30 डिग्री का तापमान होना आवश्यक है। इसमें वर्षा नहीं चाहिए, गलत लिखा है मेरे भाई, ठीक है ना, समझ रहे मेरे भाई। तो 25 डिग्री से याद रखिए मेरे भाई क्या, 30 डिग्री के तापमान चाहिए। चौथा पॉइंट पे आते हैं, सातवां पॉइंट पे, चाय के पौधे की जड़ों में पानी जमना खतरनाक होता है। चाय की खेती के लिए 27 डिग्री दक्षिण से और 43 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य पहाड़ी ढलानों पर की जाती है। मेरे दोस्त हम सबको पता है कि सर चाय की खेती में अगर पानी ठहर जाए ये खतरनाक है। क्या है सर, ये पूरी तरह से खतरनाक है।
ठीक है ना। तो यहाँ पे वही चीज कहा जा रहा है सर इस पॉइंट पे कि चाय के पौधे की जड़ों में पानी जमना खतरनाक होता है, अतः चाय की खेती 27 डिग्री दक्षिण, देखिए मेरे दोस्तों 27 डिग्री दक्षिण यानी जहां आप बैठे हुए भाई, देखिए मेरे भाई ये जैसे हमारा पौधा है भाई, तो ये हमारा अगर इसको हम लोग इस तरह से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा दक्षिण, अगर इस तरह से सूर्य आए, इस तरह से अगर दोस्तों हमारा चंदा सूर्य आए, सूर्य मामा आया तो दोस्तों इस तरह से जब सूर्य आएगा ना तो 27 डिग्री टेम्परेचर मारना चाहिए, ठीक है। लेकिन दोस्तों उत्तर की अगर हम बात करें दोस्तों, ये जब उत्तर की ओर मारेंगे ना तो 43 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, तभी जाकर हमारा सही तरीके से चाय की खेती होगी भाई, ठीक है। तो चाय के पौधे की जड़ों में पानी जमना खतरनाक है, अतः चाय की खेती में 27% दक्षिण से 43 उत्तरी अक्षांशों के माध्यम पहाड़ी ढलानों पर की जाती है। ये पूरी तरह से कहाँ पे किया जाता है मेरे भाई, पहाड़ी ढलानों पे किए जाते हैं। 7वां पॉइंट पाते हैं सर, यह एक श्रम प्रधान फसल है, यहाँ पे कोई मशीन की जरूरत नहीं पड़ती। अभी मैं बताया कि गेहूं के उत्पादन के लिए मशीन चाहिए, गेहूं के उत्पादन के लिए मशीन चाहिए, कटाने के लिए भी, लगाने के लिए भी, है ना, और गेहूं को उसके पौधे से अलग करने के लिए भी दोस्तों हमें मशीन चाहिए। लेकिन मेरे दोस्तों ये पूरी तरह से श्रम प्रधान कृषि है, आप देख सकते हैं मेरे भाई यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई मशीन नहीं आएगी भाई। यहाँ पे दोस्तों बस एक ही है मेरे भाई, बास्केट टप 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 टप। मेरे दोस्तों इससे क्या होता है मेरे भाई, पूरी तरह से ये श्रम प्रधान कृषि भाई, बिना मनुष्य का ये खेती आप कर ही नहीं सकते भाई, ठीक है। तो यहाँ पे गौर से देखेंगे यह एक श्रम प्रधान फसल है, क्योंकि चाय की पत्तियां को हाथों से ही तोड़ा जाता है, आप मशीन से चाय की पत्ती को तोड़ ही नहीं सकते। अभी तक दोस्तों हमारे दुनिया में कोई ऐसा मशीन नहीं बना है जिस मशीन के माध्यम से हम चाय की पत्ती को तोड़ सके, ठीक है। इसलिए दोस्तों चाय को हम लोग बागवानी फसल बोलते हैं, चाय को दोस्तों हम लोग कभी व्यापारिक फसल बोलते हैं। चाय जो होती है दोस्तों हमारा श्रम प्रधान कृषि है, ठीक है भाई। ये था सर हमारा चाय के बारे में, ठीक है ना। ये था क्या मेरे भाई, हमारा पूरी तरह से चाय के बारे में, ठीक है। डाउट नहीं है, डाउट भाई। चलिए सर अब बात करते हैं सर हम लोग चाय के बाद, सर आइए बात करते हैं सर चाय। भारत में, भारत के प्रमुख चाय उत्पादक राज्य सबसे पहला हमारा आसाम है भाई, सबसे पहला मेरे भाई क्या है भाई, आसाम। सबसे ज्यादा पूरे भारत में चाय का उत्पादन कहाँ होता है मेरे भाई, आसाम में होती है, ठीक है ना। भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है। चाय के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य जैसे पश्चिम बंगाल भी हो गया, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग, तमिलनाडु भी हो गई, है ना। लेकिन दोस्तों सबसे ज्यादा जो होता है वो आसाम में। संसार के प्रमुख चाय उत्पादक देश चीन, जापान, भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, केनिया तथा अर्जेंटीना। मेरे दोस्त अगर आपसे पूछा जाएगा कि किन्हीं 2 देशों का नाम बताएं जहां पे चाय की खेती की जाती है, आप आराम से बता सकते हैं, एक हमारा प्यारा सा भारत, एक हमारा चीनी, ठीक है भाई, कहीं डाउट नहीं भाई। तो ये था सर आप लोगों का चाय की खेती। अब मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूं कि धान का खेती कैसी होती है भाई, क्या मेरे भाई, अब मैं आप लोगों को बताता हूं मेरे दोस्तों क्या धान की खेती कैसी होती है भाई, ठीक है। आइए सर अब हमने आपको लेकर चलता दोस्तों कि धान की खेती हम लोग कैसे करेंगे। मेरे दोस्त चावल की खेती के लिए भौगोलिक स्थिति के बारे में वर्णन करें। मेरे दोस्त चावल की जब बात आती है ना तो मेरा बचपना याद आता है मेरे दोस्त, मैं 2 बैलों को दोस्तों लेकर हल चलाते थे। क्या वो दिन था मेरे भाई जब शाम को क्रिकेट खेलने के लिए जाते थे, पापा पकड़ के लाते थे और कहते थे कुदाल ले और जाओ खेतों में, और आड़ को, आड़ मतलब समझ रहे भाई, इसको आड़ बोलते भाई समझ, इसमें दोस्तों जो घास होता है ना उसको छीलना पड़ता है, इस तरह से आप लोग करते या नहीं मुझे नहीं पता भाई, इस तरह से छीलना पड़ता था ताकि दोस्तों साइड में कोई घास ना रहे, ठीक है। तो चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थिति, चावल प्रमुख रूप से उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु की उपज है भाई। बिना मानसून का ये फसल होगा ही नहीं, हाँ बिना मानसून का। देखिएगा दोस्तों हम लोग चावल की खेती को तब उगाते हैं जब मेरे भाई हमारे पास बारिश होती है। क्या मेरे दोस्तों कभी देखे हैं कि अपने से दोस्तों वो चावल का उत्पादन कर रहे हैं? नहीं मेरे भाई, जब तक मानसून ना हो, जब तक बारिश ना हो, क्योंकि धान की खेती के लिए जबरदस्त मात्रा में हमें चाहिए क्या भाई, तो बताएंगे सर जबरदस्त मात्रा में हमें चाहिए क्या, क्या, अरे जबरदस्त मात्रा में हमें चाहिए बारिश। जब हमारे पास बारिश होगी तो हम आराम से खेती कर सकते हैं भाई, है ना। बाकी आप देख सकते हैं मेरे भाई बिना बारिश का आप धान के पौधे को लगा ही नहीं सकते भाई, बिना बारिश का दोस्तों आप धान के पौधे को लगा ही नहीं सकते भाई। कैसे दोस्तों, महिला पुरुष कंधे से कंधे मिला करके धान रोप रही है मेरे भाई, ठीक है। ये वो महिला नहीं है मेरे भाई जो लिपस्टिक, ओहो आंखों का काजल, वो महिला नहीं है मेरे लाडला, याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों लगाने के बाद आप देख सकते हैं मेरे भाई, जब ये सार, हम लोग सार बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं, डीएपी, जिससे दोस्तों छिड़काव करते हैं भाई, क्या करते हैं मेरे लाडला, छिड़काव करते हैं। छिड़काव करने के बाद दोस्तों ये फसल जब पक जाते हैं तो इसे दोस्तों काटने के बाद लोग इसे घर लाते हैं,
फिर दोस्तों उनके पौधे से उनके दाना को अलग करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्तों, क्या कहते हैं, चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थिति, चावल प्रमुख रूप से उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु की उपज है, ये मानसून पर आधारित होती है भाई। ठीक है, अतः इसकी फसल के लिए उष्ण उष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। मतलब पूरी तरह से दोस्तों मिट्टी जो है ना भीगो होनी चाहिए और मिट्टी में बारिश का थमना चाहिए। आप मिट्टी में बारिश को नहीं थमा के रखोगे तो मेरे दोस्तों वो फसल सही तरीके से नहीं पैदा हो पाएगी। ठीक है, इसलिए मेरे भाई धान की पौधा रोपा जा रहा है। अब देखिए बारिश, पौधा में देखिए पानी है या नहीं, है ना भाई। देखिए दोस्तों जब हमारा छिड़काव हो रही है तभी है भाई, कटाई हो रही है तभी है भाई। ठीक है, आइए सर अब बात करते हैं इसके भौगोलिक स्थिति के बारे में। गौर से देखिएगा मेरे प्यारे, भौगोलिक स्थिति पहला पॉइंट, प्राकृति या उष्णकटिबंधीय उपज है भाई। प्रकृति की बात करें तो मेरे भाई ये उष्णकटिबंधीय उपज है भाई, उष्णकटिबंधीय मानसूनी पौधा है भाई ये। ठीक है, दूसरा पॉइंट जलवायु, इसके लिए जलवायु देकर डैश लिखना भाई, ये हमारा पहला पॉइंट है, ये हमारा दूसरा का पॉइंट है। इसके लिए उष्ण आर्द्र जलवायु उपयुक्त होती है भाई। उष्ण आर्द्र जलवायु का मतलब होता है पूरा मिट्टी बारिशों से भरा होना चाहिए। तापमान की बात करें, तापमान तो बोते समय 20 डिग्री सेंटीग्रेड व पकते समय 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना आवश्यक है। जब आप बो रहे हैं ना भाई तो दोस्तों बादल होगा भाई हमारे पास, है ना, और 20 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। जब आप रोप रहे हैं भाई, ठीक है, तो आपको 20 डिग्री टेम्परेचर होना आवश्यक है भाई। ठीक है, आप दोस्तों जब कटाई कर रहे हैं ना तो मेरे भाई कम से कम दोस्तों बादल रहित होनी चाहिए, नहीं तो फिर फसलों पे दोस्तों अगर धान के पौधे पे अगर बारिश अगर हो जाएगी मेरे दोस्तों वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा भाई, फफूंद लग जाएगी, है ना। तो वही कह रहा है कि तापमान बोते समय 20 डिग्री सेंटीग्रेड व पकते समय 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना आवश्यक है भाई। पकते समय खुला आकाश तथा चमकीली धूप उपज होती है भाई, याद रखिए उपज को बढ़ाती है। जब कटाई कर रहे भाई, है ना, देखिए मेरे भाई यहाँ पे जब हमारी कटाई की जा रही है ना भाई, जब हमारी कटाई की जाती है तो कटाई करने के दौरान हमारा आसमान खुला होना चाहिए। ठीक है, आसमान क्या हो भाई, पूरी तरह से खुला होना चाहिए। जब आसमान खुली होगी ना भाई और हमारे चमकीली धूप होगी ना तो हमारी उपज को बढ़ाती है भाई। ठीक है, अरे बाप रे बाप, क्या कहते मेरे भाई, उपज को बढ़ाती है मेरे भाई। ठीक है, क्या करते हैं मेरे भाई, हमारे उपज को वो बढ़ाती है भाई। ठीक है, समझ रहे बात को ना। ठीक है, चलिए सर आगे देखिए मेरे भाई, आगे देखिए मेरे भाई, वर्षा 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र उपज है भाई। कम वर्षा वाले क्षेत्र में सिंचाई आवश्यक है भाई। अगर कहीं दोस्तों वर्षा ना के बराबर होती है तो उसमें सिंचाई करना आवश्यक है भाई। लेकिन धान की पौधे उगाने के लिए हमारी धरती है, आप 100 सेंटीमीटर वाला एक स्केल लीजिए और इसको दोस्तों एकदम अंदर तक लेकर जाइए और 100 सेंटीमीटर बारिश का ठहरना, बारिश पानी का ठहरना आवश्यक है भाई। याद रखिएगा बारिश का ठहरना आवश्यक है भाई। 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर जितना पानी होगा आपके खेत में मेरे दोस्तों उतना दोस्तों फसल का पैदावार बढ़ेगी भाई। ठीक है, तो 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाली क्षेत्र में उपज होती है, उपयुक्त मानी जाती है। कम वर्षा वाले क्षेत्र में सिंचाई आवश्यक है भाई। मृदा, इसके लिए चिकनी गहरी दोमट मिट्टी यानी जलोढ़ मिट्टी जिसमें चिका और जलोढ़ की मात्रा अधिक हो जाए हो उपयुक्त होती है भाई। जलोढ़ मिट्टी इसमें आवश्यक होती है भाई। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा। भूमि, इसके लिए समतल भूमि जो चारों ओर ऊंची पेड़ से घिरी होती है भाई। इसी को बोलते थे भाई हम लोग आड़ बोलते थे, आप लोग मेड़ बोलते हैं, हम लोग आड़ बोलते भाई। ये भाई ये पूरी तरह से क्या भाई खेत क्या हो भाई पता है। अब ये खेत को मैं दिखाता हूँ भाई, देखिए ये खेत क्या भाई, ये मान के चलिए हमारा आड़ है भाई, अच्छा मेड़ है भाई, है ना, मेड़ है भाई। ठीक है, इसको गणित में इसको बाड़ बोलते हैं भाई, है ना। खोटा भाषा में इसको हम लोग झांटी बोलते हैं भाई, है ना। तो मेरे दोस्तों ये जो मेड़ दिया हुआ ना भाई, मेड़ ये पूरी तरह से दोस्तों देखिए मेरे भाई यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए मैं दिखाई देता आपको, दिया हुआ है भाई, देखिए दिया हुआ है। तो पूरी तरह से दोस्तों चारों तरफ मेड़ से क्या मेरे भाई घिरा होना चाहिए ताकि पानी ठहर सके, क्या मेरे भाई, ताकि पानी पूरी तरह से वहां पे ठहर सके। ठीक है, चलिए सर आगे देखिए मेरे भाई, आगे देखिए मेरे भाई। तो इसके लिए समतल भूमि जो चारों ओर ऊंची मेड़ से घिरी होती है अति उत्तम माने जाते हैं। उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन जो होती है दोस्तों हमारे कहाँ पे होता है, तो मेरे भाई पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान और डेल्टा क्षेत्र मैदान में खास करके दोस्तों सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन होता है कहाँ पे, तो पश्चिम बंगाल में। याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में दोस्तों खास करके हमारे चावल का उत्पादन होते हैं मेरे भाई। फिर हमारा आंध्र प्रदेश हो गया, फिर हमारा दोस्तों मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इन सब इलाकों में लगभग दोस्तों सभी इलाके में हमारा चावल की खेती किए जाते हैं भाई। लेकिन अगर सही तरीके से अगर हम बात करें सबसे ज्यादा तो हमारा, याद रखिए मेरे दोस्तों, हमारा पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा
किए जाते हैं भाई। तो ये था सर आप लोगों का धान की खेती का भौगोलिक स्थिति। और दोस्तों जैसे मैंने आपको गेहूं बताया और जैसे दोस्तों मैंने आप लोगों को चाय बताया, इसी तरह से मेरे भाई मैं आप लोगों को बता रहा हूं क्या, कपास के बारे में। देखिए मेरे दोस्तों, ये कपास, कपास का नाम सुनते ही दोस्तों मन गदगद हो जाता है। क्यों? अभी दोस्तों हमारा कपास का दिन ही आने वाला है भाई। क्या? कपास का दिन ही दोस्तों हमारा क्या है भाई, आने वाला है भाई, है ना भाई। ठंडी के मौसम में हम लोग कपास से ही दोस्तों हम लोग का स्वेटर वगैरह बनती बढ़िया तरीके से। तो कपास की खेती के लिए आवश्यक जलवायु क्या है? भारत में कपास के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र का नाम बताएं अथवा कपास के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन करें। मतलब कपास की खेती कैसे किए जाते हैं ये आपको बताना है, बस सीधा सीधा आप लोग याद रखिएगा भाई, है ना भाई। कपास की खेती कैसे किए जाते हैं सीधा सीधा मेरे दोस्तों आप लोगों को यह बताना है भाई, ठीक है। आइए, कपास की खेती के लिए आवश्यक जलवायु भाई क्या है भाई, आवश्यक जलवायु, आइए सर बात करते हैं भाई। पहला देखिए मेरे दोस्तों, पहला जलवायु प्रदेश, कपास एक उष्णकटिबंधीय फसल है भाई। तापमान 21 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड होनी चाहिए। वर्षा 50 सेंटीमीटर की नियमित वर्षा होनी चाहिए। मृदा, मृदा काली एवं जलोढ़ मिट्टी। मेरे दोस्त कपास काली मिट्टी में उगाई जाती है भाई, है ना भाई। आप मिट्टी को देख सकते हैं मेरे भाई, कैसे काली काली मिट्टी भाई। काली मिट्टी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं क्या, रंगून मिट्टी। याद रखें मेरे भाई, काली मिट्टी को क्या बोलते हैं हम लोग, रंगून मिट्टी के नाम से जानते हैं भाई। काली मिट्टी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं मेरे भाई, क्या, रंगून मिट्टी के नाम से भी हम लोग जानते हैं भाई, है ना। तो बताएंगे सर हमारा कपास की फसल को सॉरी भाई, मृदा, मृदा काली मिट्टी होना चाहिए, ठीक है भाई। कपास की फसल को विकसित होने के लिए लंबे समय तक गर्म एवं नम जलवायु की आवश्यकता होती है भाई। याद रखिएगा दोस्तों, जब हमारे कपास की फसल उत्पादन हो उस समय, मतलब जब हम लोग रोपे तो बारिश हो, और जब दोस्तों पूरी तरह से पक जाए, आप देख सकते हैं मेरे भाई कैसे पक गया भाई, देखिए दोस्तों कैसे पक गया है। जब पक जाए दोस्तों तो बारिश ना हो, नहीं तो दोस्तों ये सन पापड़ी जैसा हो जाएगा। नहीं, सन पापड़ी देखिए ना 10 रुपया में कैसे गाँव में बेचने के लिए आते, इतना बड़ा फुला के रख देता भाई, है ना। और जैसे मुंह पे लेते हैं, समझ गया ना भाई, वो गुलगुला बन जाता है मुंह में, है ना। तो वही सर हमारा कपास है भाई, ठीक है। तो बादल मेरे दोस्तों रहित होने चाहिए, और जितना तापमान दोस्तों हमें बोने के समय चाहिए कम, उतना ही दोस्तों हमें कटाई के समय चाहिए अधिक, ठीक है। तो कपास की फसल उगाने तथा चुनाई के लिए, आई एम रियली सॉरी भाई, कपास की फसल को विकसित होने के लिए लंबे समय तक गर्म एवं नम जलवायु की आवश्यकता होती है। यानी दोस्तों हमें कपास का फसल अगर उगाना है तो उसके लिए दोस्तों हमारे, याद रखिएगा दोस्तों, उसके लिए नमी और दोस्तों गर्म दोनों की आवश्यकता होती है भाई, नमी और गर्म दोनों की आवश्यकता होती है। क्योंकि जब हमारा कटाई होगी, जब हम लोग कटाई करेंगे दोस्तों, कटाई करने के दौरान दोस्तों अगर हमारे बारिश होगी तो पूरी तरह से फसल जो थे ना भाई, ये कपास, ये पूरी तरह से सन पापड़ी बन जाएगी, फिर हमारा कोई काम का नहीं रहेगा। इतने सारे दिनों में दोस्तों कई कई सालों में देखने को मिलता है कि कपास का खेती हुआ लेकिन बारिश के कारण पूरी तरह से बर्बाद हो गई, है ना। कपास की फसल को उगाने तथा चुनाई के लिए कम से कम 180 दिन कोहरे के बिना धूप वाले दिन की आवश्यकता होती है। सागरी पवन कपास के पौधे के लिए लाभप्रद होता है। अब इस पॉइंट को दोस्तों गौर से सुनिएगा मेरे दोस्त, ये 180 दिन का मतलब होता है लगभग 6 महीना। ये एक ऐसी फसल है मेरे दोस्त जो लॉन्ग टर्म कंडीशन को अपनाते हैं भाई, हाँ लॉन्ग टर्म कंडीशन को अपनाते हैं। कौन? कपास। गौर से सुनिएगा, कपास की फसल उगाने तथा चुनाई के लिए, मतलब कटाई के लिए कम से कम 180 दिन कोहरे के बिना धूप वाले दिनों की आवश्यकता होती है भाई। 180 दिन यानी 6 महीना दिन कोहरे के बिना होना चाहिए। मतलब अभी हमारा ठंडी के मौसम आ रही है, इस मौसम में आप कपास की खेती नहीं कर सकते। इस मौसम में मेरे भाई आप कपास की खेती नहीं कर सकते भाई, याद रखिएगा। क्योंकि कपास की खेती करने के लिए आसमान खुला होना चाहिए। दूसरा सर आपका कोहरा नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि कोहरा होगा ना भाई, तो कोहरा मतलब समझ गया ना भाई, अरे नहीं समझते दादा, उसका हम लोग खोटा भाषा में शीत बोलते हैं भाई, है ना। तो अगर कोहरा होगी तो थोड़ा थोड़ा बारिश टाइप का होता है, इस फसल में आकर रुकेगी, ये फसल को दोस्तों बर्बाद कर देगी। इसलिए कहा गया कि 180 दिन कोहरे के बिना धूप वाले दिनों की आवश्यकता होती है। सागरी पवन जो हमारे समुद्र की तल से, जैसे हमारा गुजरात, जैसे दोस्तों हमारा जो समुद्र में आता है, जैसे हमारा गुजरात हो गई, जैसे हमारा केरल के तट से जो हवाएं आती है भाई, वो हवाएं को दोस्तों अति उत्तम माना जाता है कपास की खेती के लिए। समझ गए मेरे भाई? मैं उम्मीद करूं मेरे भाई कि आप लोगों को चाय, गेहूं, कपास और चावल, ये 4 जो मैंने टॉपिक डिस्कस किए, आप लोगों को
सही तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता मेरे दोस्तों कि आप लोगों को बेटर तरीके से समझ में आ गया होगा। सारे स्टूडेंट्स बताएं मेरे भाई।